नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देश की बात देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और आज देश की बात में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलन के केंद्र में रहे मंदसौर का आज दौरा किया है। मातम के बीच मंदसौर का ये दौरा क्या कुछ कह रहा था, ये हम आपको बताएंगे। ये वही मंदसौर है जहां पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हुई थी। किसानों का हाल पूछने के दौरान उनकी मुलाकात पुलिस फायरिंग में मारे गए एक किसान की पत्नी से भी हो गई। जाहिर सी बात है कि वो दुखी पत्नी और क्या कुछ कह सकती थी सीएम से। आंसुओं से भरी उस महिला ने यही कहा कि सीएम साहब, आंसू तो पोंछ नहीं पाए, मेरा पति वापस लौटा दें, मुझे मेरा पति चाहिए। और कुछ पलों के लिए शिवराज के पास इस महिला को सांत्वना देने के लिए कुछ भी कहने को नहीं था। तो वाकई किसानों की हालत क्या है, दर्द क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और इसी दर्द के बीच जो इलाज ढूंढा गया है केंद्र सरकार की ओर से, उसकी भी हम बात करेंगे। जी हाँ, मरहम के रूप में कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 3 लाख तक की कर्ज पर ब्याज की छूट की सीमा बढ़ाकर 3 से 5% करने का फैसला किया है। बताएंगे कि क्या कर्ज माफी ही किसानों की समस्याओं का माकूल इलाज है या फिर कुछ और भी करना जरूरी है। कर्ज माफी के चलते कैसे दूसरे विकास कार्यों में रुकावट आ जाती है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उधर दरअसल ये शब्द कर्ज माफी महज एक चुनावी स्टंट बनकर रह गया है, जिसे चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल भुनाने की कोशिश करते हैं और किसान भी इसका फायदा लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस चुनावी स्टंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। उधर नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक की है और इसी बीच एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताएंगे कि क्या नए राष्ट्रपति के नाम पर बन पाएगी आम सहमति और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए क्या चाहती है केंद्र सरकार और किसको चुनना चाहती है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट योजना पर योगी सरकार ने क्यों लिया है यू टर्न, ये भी हम आपको बताएंगे। और ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को कैसे राहत देगी यूपी की सरकार, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जारी है आतंकी हमले और इसका पूरा हाल आपके सामने रखेंगे। राज्य के डीजीपी ने कहा है कि हमलों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। क्यों सुलग रहा है दार्जिलिंग, ये भी समझेंगे। और साथ ही बताएंगे कौन से वो बैंक हैं जिनके विलय की तैयारी में है मोदी सरकार और इन बैंकों में यदि आपका खाता है तो उन खातों का क्या होगा, ये आपको हम दिखाएंगे। और उस हादसे की तस्वीरें भी आपके सामने होगी जब ब्रिटेन की राजधानी लंदन में धू धू करके जल उठा 27 मंजिल का ग्रेनफेल टावर। इन तस्वीरों के साथ आगे बढ़ेंगे। और बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में मरने वालों की तादाद 150 के करीब पहुंच गई है। बांग्लादेश में क्या हाल है, इसका भी जायजा लेंगे। इसके अलावा भी बात बहुत कुछ होगी और भी ढेर सारी खबरें हैं। बात इतिहास की है और बात एक खूबसूरत शाहकार की भी है, जो कि फिल्म के निर्माता निर्देशक के आसिफ की हम बात करेंगे और उनकी सबसे यादगार फिल्मों को भी याद करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुगले आजम की और लव एंड गॉड की, सबसे बड़ी हिट देने वाले और एक बड़ी फ्लॉप देने वाले भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश के बाद के इस नए सफर को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एक मृतक किसान की पत्नी शिवराज के सामने आई और उसके सवाल से शिवराज खामोश हो गए। पति खो चुकी महिला ने कहा, सीएम साहब, आंसू तो आप पोंछ नहीं पाए, मेरा पति वापस लौटा दें, मुझे मेरा पति ही चाहिए। दरअसल देश में किसान बेहाल है, बदहाली के खिलाफ गुस्से में है और मध्य प्रदेश में कई दिनों से आंदोलन कर रहे दूसरे राज्यों में भी आंदोलन की आग भड़क चुकी है। ऐसे में मंदसौर का ये दौरा शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत मुफीद तो नहीं कहा जा सकता। मातम के बीच लेकिन शिवराज वहां पहुंचे, देर से ही सही। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, राहुल गांधी भी जाना चाह रहे थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मंदसौर जो एक प्रतीक बन चुका है, उसको लेकर राजनीति किस तरह से आगे बढ़ी, ये भी गौरतलब है। लेकिन किसानों का दर्द अभी तक कुछ भी कम नहीं हुआ है।
मंदसौर के घाव पर मरहम लगाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम शिवराज के दौरे से पहले मंदसौर में धारा 144 को हटा लिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलने के बाद मृतक किसानों के परिजनों ने कहा कि उन्हें सरकारी नौकरी या आर्थिक मदद नहीं चाहिए, बस वो हत्याकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। किसान संघ रैली चल रही थी, निकल रही थी, उसमें बातें उनको पुलिस वालों ने ले जाके जान निकल गई साहब। उन्होंने पुलिस वालों ने जान ले ली उनकी साहब, इसलिए उन पे सख्त कार्रवाई की जाए साहब। जहाँ पर उसकी मौत हुई या वहाँ जहाँ से पकड़ के ले गए, तो वहाँ पर उस टीआई के खिलाफ सबसे पहले तो उसको हाथों हाथ पैसे से निकाला जाए और उसके या तो घर वाले बिल्कुल किसी को नौकरी ना मिले, और जब हमको शांति मिलेगी तब हमारी मांगे पूरी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। वो खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उनकी सरकार किसान की मदद करने वाली सरकार है और वो किसानों की हर तरह से मदद करेगी। किसानों की तकलीफें भी सुन रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ, बातचीत भी कर रहा हूँ। कई उपाय प्रदेश सरकार ने किए हैं, वो भी सबकी जानकारी में आ रहे हैं। शांति सद्भाव रहे और किसान आगे बढ़े, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दादाजी से बोला कि वो मैं तुम्हारी जो सारी समस्याएं मैं पूरी करूंगा और जो भी आपके जो खेत गिरवे पड़े हैं वो मैं छुड़वाऊंगा। वो उन्होंने जो सोच रहा था वो सही है साहब, वो अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, किसानों के लिए अच्छी मदद की उन्होंने। मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी। शांति की अपील करते हुए शिवराज ने उपवास भी किया था। मध्य प्रदेश में काफी लंबे अरसे बाद इस तरह का किसान आंदोलन देखने को मिला है। इससे पहले साल 1998 में बैतूल जिले के मुल्ताई में किसानों ने आंदोलन किया था। इस हिंसक प्रदर्शन में 18 किसानों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर किसानों के आंदोलन से दबाव में चल रही केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों को सस्ता कर्ज देने का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के मुताबिक समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। वहीं जल्द कर्ज चुकाने वालों को 3 लाख तक का कर्ज 4% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। किसानों को कर्ज पर 3% की सब्सिडी भी दी जाएगी। ये स्कीम मार्च 2017 में खत्म हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे साल 2017-18 में भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। देश के कई हिस्सों में कर्ज माफी को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत अब किसानों को कर्ज के ब्याज पर ज्यादा छूट मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देते हुए 3 लाख तक के कर्ज पर ब्याज छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 से 5% करने का फैसला लिया गया। यानी कि किसानों को 9% की ब्याज दर से मिलने वाला लोन अब 4% की ब्याज दर से मिलेगा। 5% ब्याज केंद्र सरकार चुकाएगी। हालांकि ये स्कीम उन किसानों को ही फायदा पहुंचाएगी जो तय वक्त के अंदर अपने लोन को चुका देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोन माफ होने के इंतजार में बड़ी संख्या में किसान कर्ज नहीं चुकाते हैं। ने हमेशा अच्छा कदम उठाया है, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, चाहे आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है ब्याज कम करने का किसानों का, और हमेशा हम लोग प्रो फार्मर्स रहे। कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सीधे तौर पर ईमानदार किसानों को फायदा पहुंचाएगा। साथ ही किसानों के कर्ज के बोझ तले दबे बैंकों की एनपीए में भी कमी आ सकती है। कृषि ऋण से जुड़ी ये योजना 31 मार्च 2017 को खत्म हो गई थी। हालांकि सरकार ने अब इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है। 3 लाख रुपए तक का कर्ज का 4% इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है क्रॉप लोन शॉर्ट टर्म 3 से 4 महीने के लिए लिया जाता है, और अगर ज्यादातर किसान जो है वो 50,000 से 60,000 1 लाख तक के लोन लेते हैं। मैं अगर 50,000 समझ लिया तो उनके 1,000 रुपए भी उनका ये माफी नहीं होगा। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले फसली लोन के लिए होगी। इस नई स्कीम के तहत सरकार करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लाख तक के कर्ज पर ब्याज छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 से 5% करने का फैसला भले ही किया हो, लेकिन किसान इस कदम से ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि फौरी राहत देने की जगह सरकार किसानों के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करे, ताकि किसानों को आए दिन होने वाली दिक्कतों से निजात मिल सके। किसानों का कहना है कि छोटी मोटी राहत देकर खेती और किसानी का भला नहीं किया जा सकता।
हम चाहते हैं हमारी फसलों का उचित दाम मिले। जिस प्रकार से आपने वेतनमान कर्मचारी वेतनमान आयोग बना रखा है, तो किसानों को भी आयोग बना दे और उचित दाम मिले किसानों को। किसानों की उसकी फसल के उचित दाम मिल जाए, ये काफी है। अभी तक इस विषय में किसी भी सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाए। 5% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। और ये सब सारी चीजें 3 लाख कैटेगरी से अंदर रखी गई है इन्होंने, जबकि किसानों की क्रेडिट 3 लाख से ऊपर बनी हुई है। तो अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में एक बार फिर से हम बात करेंगे कर्ज माफी की। आज देश में किसानों की मुख्य मांग है कर्ज माफी, लेकिन क्या कर्ज माफी का फैसला व्यवहारिक है या ये महज एक चुनावी स्टंट बन गया है जिसे सभी राजनीतिक दल चुनावों के पहले या उसके दौरान भुनाना चाहते हैं? जरूरत है कि किसानों को हर हाल में फसल का सही दाम मिले, खाद और बीज सस्ते दाम में मिले। कर्ज देने से या कर्ज माफ कर देने से किसानों का भला नहीं होगा। कम लागत में अधिक फसल उत्पादन की तकनीक मुहैया हो जाए, वास्तव में किसानों को यही असली मदद होगी। और इसी पर हम देखेंगे आज अपना स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार। किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की नई नीति लेकर सरकार अब सामने आ गई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में हर साल बकाया कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्ज माफी क्या सही फैसला है या कम ब्याज पर कर्ज देना ही सही रास्ता होगा? कहां से आएगा इस कर्ज माफी के लिए पैसा? इस कर्ज माफी के चलते कितने ही जनहित के काम रुक जाएंगे? आखिर जनता के पैसे का इस तरह का इस्तेमाल क्या ठीक है? क्या इससे किसानों का भला हो जाएगा? दरअसल किसानों की समस्या कुछ और है। किसानों की समस्या उचित मूल्य है। किसानों की समस्या सही सुविधा को मुहैया कराना है। सरकार इसे न देकर फौरी राहत दे रही है, जिसका किसान भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन वाकई ऐसा कौन सी रास्ता निकाला जाए जिसमें किसानों की समस्याएं हल हो जाएं? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कर्ज माफी से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बैंकों का कृषि क्षेत्र में बकाया कर्ज बढ़ता जा रहा है। साल 2014-15 में बैंकों का कृषि कर्ज 8.4 लाख करोड़ रुपए था, जो 2015-16 में 9.1 लाख करोड़ और 2016-17 में बढ़कर 9.6 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। बैंकों पर बोझ बढ़ने का सीधा असर आम आदमी पार्टी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसे की कमी होगी तो किसी भी कर्ज के लिए ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार जब भी कर्ज माफी का ऐलान करती है तो उसका बोझ भी महंगाई की शक्ल में आम आदमी पर ही पड़ता है। यानी किसी भी स्थिति में कर्ज माफी का असर आम आदमी की जेब से जुड़ा है। कर्ज माफी की पॉलिटिक्स देश में नई नहीं है। राजनीतिक मजबूरी या वोट बैंक के दबाव के चलते सरकारें कर्ज माफी करती रही हैं। साल 2014 में आंध्र प्रदेश ने किसानों का 40,000 करोड़ का कर्ज माफ किया तो तेलंगाना में 17,000 करोड़ का कर्ज माफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 36,000 करोड़ कर्ज माफी का ऐलान किया तो महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों का करीब 30,000 करोड़ माफ करने की घोषणा की। अब खबर है कि कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई पंजाब की अमरिंदर सरकार भी कर्ज माफी की तैयारी कर रही है। यह हालत तब है जबकि कई राज्यों के ऊपर लाखों करोड़ का कर्ज है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब पर 1,25,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि मध्य प्रदेश पर 1,11,000 करोड़ का कर्ज है। इसी तरह महाराष्ट्र पर 3,50,000 करोड़ का कर्ज है और उत्तर प्रदेश पर करीब 3,57,000 करोड़ का कर्ज है। यानी इन राज्यों में कर्ज माफी का मतलब होगा सरकार पर और भी ज्यादा आर्थिक बोझ। यहाँ भी जेब आम आदमी की ही कटेगी, क्योंकि सरकार पर बोझ पड़ेगा तो उसकी भरपाई टैक्स पेयर यानी आम आदमी के पैसे से ही होगी। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में देश भर के किसानों पर कुल 8,77,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। अभी 2 राज्यों यूपी और महाराष्ट्र के बाद अगर देश के सभी किसान कर्ज माफी की मांग करते हैं तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था पर लगभग 9 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ, और ऐसे होने पर सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा और दूसरी विकास योजनाएं इससे प्रभावित होंगी। केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरत कर्ज माफी के बजाय किसानों की असल समस्या पर ध्यान देने की है, क्योंकि कर्ज माफी से किसान को सिर्फ फौरी तौर पर ही राहत मिलती है। सरकारों को चाहिए कि वो ऐसी योजना तैयार करे ताकि किसानों को हर हाल में उनकी फसल का सही दाम मिले। फसल की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य तय हो। फसल बेचने में बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जाए। कम लागत में अधिक फसल उत्पादन की तकनीक को बढ़ावा मिले और बुवाई के समय किसानों को जरूरी मदद के लिए सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करे।
दरअसल किसानों की असली समस्या तब शुरू होती है जब उसे दिक्कतों के चलते अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में किसान के पास अगली बुवाई के लिए पैसा नहीं होता और ऐसे में उसे बैंकों या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी की कमेटी और यूपीए के घटक दलों की अलग अलग बैठक हुई, जहां एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से आज मुलाकात की, तो वहीं सोनिया गांधी ने इस मसले पर बुलाई विपक्ष की बैठक। हालांकि इस बात के संकेत दोनों तरफ से नजर आने लगे हैं कि इस बार राष्ट्रपति पद को लेकर आम सहमति बन सकती है। भारत के 13वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है, लेकिन अब तक कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन इस पद के लिए उम्मीदवार चयन को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए में माथापच्ची जारी है। एकजुट विपक्ष ने राष्ट्रपति के मुद्दे पर चर्चा की ताकि राष्ट्रपति उम्मीदवार आम राय वाला हो। इसकी कोशिशों के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विरोधी खेमे के नेता एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और बीएसपी के सतीश मिश्रा से भी बात की। इस बीच यूपीए की बैठक में 17 सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाने को लेकर सत्ता पक्ष ने संपर्क किया है। रूलिंग पार्टी ने अपोजिशन के नेताओं को कांटेक्ट शुरू कर दिया है आज से, तो इसलिए अभी तो प्रोसेस शुरू ही हुआ है, इसलिए ऐसे हालात में कोई फाइनल कैंडिडेट चुनना असंभव है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और तय हुआ कि नए राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी के नाम का ऐलान 23 जून को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे, लिहाजा 23 जून की तारीख तय की गई है। एनडीए की सहयोगी शिवसेना अब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। उद्धव ठाकरे साहब ने पहले से कहा है कि हमें लगता है कि मोहन भागवत साहब जो है सरसंघ चालक, यही योग्य व्यक्ति है राष्ट्रपति पद के लिए। ये हमारी भूमिका है। क्या आप हमसे उस बारे में बात करेंगे? अगर नहीं तो मोहन भागवत साहब को आप अगर नहीं मानते कि योग्य उम्मीदवार है तो हमें बताइए क्यों नहीं योग्य उम्मीदवार है, और आप दूसरा नाम लेके आइए। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आदरणीय सरसंघ चालक जी है। 29 तारीख जून का आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। अब उसके बाद उनके कैंडिडेट वो ऐलान करेंगे और उसके बाद समय क्या बचा आपको सलाह मशवरा के लिए। इसलिए हमारा सुझाव वही है जो हमारा पहले सुझाव था। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है देश को जो हमारी संवैधानिक जो बुनियाद है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है, उसकी सुरक्षा करे। देश का अगला राष्ट्रपति सभी दलों की आपसी रजामंदी से हो, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए बनी बीजेपी की कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात करेगी और इसी कमेटी को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने का जिम्मा भी सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया क्या है और कौन कौन लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, समझना जितना जरूरी है उतना ही दिलचस्प वोट डालने की पूरी प्रक्रिया को जानना भी है। और आपको हम इस रिपोर्ट में यही दिखाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अलावा राज्य के विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करते हैं। हालांकि नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट नहीं डाल सकेंगे। इस बार कुल 4,896 मतदाता राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे। इनमें 4,120 विधायक और 776 सांसद शामिल हैं। अभी राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं, जिनके लिए चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही की जाएगी। किसी भी दल को अपने पसंद का राष्ट्रपति बनाने के लिए 50% यानी 5,49,442 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास तकरीबन 48.64% वोट हैं, यानी करीब 5,32,019 वोट। इसी तरह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के पास 35.47% यानी लगभग 3,91,000 अनुमानित मत हैं।
बीजेपी को अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने के लिए महज चंद हजार वोटों की और जरूरत है। हालांकि कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष भी कमर कसे हुए है। 6 छोटे दलों बीजू जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, YSR कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और AIADMK ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इन 6 दलों का वोट प्रतिशत भी 13 के आसपास है। आंकड़े में ये संख्या 1,70,000 वोट बैठती है। साल 1848 में लुई नेपोलियन को लोगों के सीधे मत से राज्य के प्रमुख के रूप में चुना गया था। लुई नेपोलियन ने फ्रेंच गणराज्य को उखाड़ फेंका और दावा किया कि उनको जनता ने सीधे चुना है, तो वो ही फ्रांस के राजा हैं। इस घटना को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोमती रिवर फ्रंट की जहां एक ओर जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों के बजट से बने रिवर फ्रंट को जनता के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, इस पर भी मौजूदा योगी सरकार विचार कर रही है। गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जिस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए उसे जनता के लिए बेहतर बनाना अब मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है। यह कहीं न कहीं पूरे मामले पर योगी सरकार के यू टर्न को दर्शाता है। गौरतलब है कि पहले योगी सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, कैसे इतने पैसे खर्च हुए, लेकिन अब उसी को बेहतर बनाने की बात कहकर योगी सरकार ने इस पूरे मसले पर यू टर्न ले लिया है। गोमती रिवर फ्रंट की चल रही जांच के बीच सरकार अब इस बात पर मंथन कर रही है कि करोड़ों के बजट से बनाए गए इस रिवर फ्रंट को जनता के लिए उपयोगी बनाने में कितना पैसा और समय लगेगा। आपको बता दें कि जांच की जद में आने के बाद से गोमती रिवर फ्रंट का काम ठप पड़ा है। वहीं गोमती फिर से जलकुंभी और गंदगी में समाती जा रही है। यही वजह है कि सरकार की गंभीरता जांच के साथ साथ गोमती की सफाई पर भी दिख रही है। लायक कैसे बनाया जा सकता है, कितना समय लगेगा, कितना और पैसा खर्च होगा, ये देखने के लिए केवल आए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत रंजन ने 6 फरवरी 2015 को की थी और इस योजना के लिए 600 करोड़ खर्च करने का ऐलान भी किया था। इस योजना के तहत सिंचाई विभाग और LDA को दी गई जिम्मेदारियों में कुड़िया घाट से गोमती बैराज तक बांध बनाकर गोमती की सफाई करना था, जिसके लिए बाहर से कई बड़ी मशीनें भी मंगवाई गई थी। 16 नवंबर 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 300 मीटर के दायरे में बने इस गोमती रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया और कार्य अभी प्रगति पर है। सपा सरकार ने इस योजना के लिए 1513 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, जिसके तहत 1437 करोड़ रुपए की रकम जारी भी कर दी गई थी। 95% रकम जारी होने के बावजूद 60% काम भी पूरा नहीं हो पाया। जांच होती है तो मुझे तो नहीं लगता है उसमें एक समय की बर्बादी है जांच। जिसके बाद 900 करोड़ रुपए की डिमांड और की गई सिंचाई विभाग की ओर से, लेकिन अब ये जांच की जद में है। बहरहाल अब प्रदेश सरकार एक तरफ रिवर फ्रंट के निर्माण में बजट की बंदरबाट की जांच के साथ साथ जनता के लिए इसे कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है इसकी पड़ताल कर रही है, लेकिन इसके लिए गोमा की सफाई मौजूदा सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। गोमती रिवर फ्रंट को लेकर चल रही जांच को एक तरफ रखते हुए योगी सरकार एक बार फिर से रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य को हरी झंडी देने जा रही है। अब इसे जनता की गाड़ी कमाई का सदुपयोग कहें या फिर सकारात्मक राजनीति की पहल, उम्मीद है गोमती की तस्वीर एक बार फिर से पहले से बेहतर होगी। कैमरामैन सैफ के साथ अनामिका, APN लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं दक्षिण की ओर। तमिलनाडु विधानसभा में हंगामे के बीच विपक्षी दल DMK के कई सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। DMK के सदस्य 18 फरवरी को मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा विश्वास मत हासिल किए जाने से पहले AIADMK विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे। सदन से बाहर निकाले जाने के बाद स्टालिन और DMK के अन्य विधायकों ने राज्य सचिवालय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल DMK ने सत्तारूढ़ AIADMK के शशिकला गुट की तरफ से विश्वास मत के लिए विधायकों को पैसे देने से जुड़े एक हालिया स्टिंग को लेकर हंगामा किया। हंगामा देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष P धनपाल ने DMK के कार्यवाहक अध्यक्ष MK स्टालिन सहित उनकी पार्टी के अन्य विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद DMK प्रमुख और अन्य विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहाँ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने सदन से अपने विधायकों के निष्कासन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था और स्टिंग में दिखे विधायकों से सफाई देने की मांग की थी। इसके अलावा DMK ने इस मामले की CBI से जांच कराने की मांग की थी।
लेकिन मांग कर रहे विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। डीएम के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की सरकार को तत्काल भंग करने की मांग की है। मामले को अदालत में विचाराधीन बताकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में इस पर चर्चा कराने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा ने इससे पहले जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि किसानों की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए नोटबंदी जिम्मेदार है और किसानों की कर्ज माफी देनी ही पड़ेगी। उधर दार्जिलिंग सहित पश्चिम बंगाल के दूसरे पर्वतीय क्षेत्र एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया और गाड़ियां फूंक दी। साथ ही पर्यटकों को इलाके को खाली करने की भी चेतावनी दी जा रही है। आखिर क्यों गोरखालैंड बार बार हिंसा की आग में जल उठता है? क्या है यहाँ के लोगों की मांगे और उनकी मांगों को मानने की क्या है सरकार की परेशानी? क्या इसके पीछे कोई खास तरह की राजनीति है? देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले ने पिछले कई सालों से शांत पर्वतीय इलाके दार्जिलिंग और उसके आसपास में विरोध को एक बार फिर से हवा दे दी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन बंद बुलाया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से किए जा रहे इस प्रदर्शन के चलते आम जनजीवन ठप हो गया। सैकड़ों सैलानी मौके पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल दार्जिलिंग के लोगों की अलग राज्य बनाने की मांग बहुत पुरानी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूरे बंगाल के स्कूलों में बंगाली भाषा पढ़ाए जाने को अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद दार्जिलिंग एक बार फिर से सुलग रहा है। हालांकि ममता ने इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये आदेश अनिवार्य नहीं है, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं के कान पर जून नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है कि वो विद्रोह का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग के लोगों की भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग के चलते 80 के दशक में जिस वक्त इंदिरा गांधी और मोरारजी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए हिंसक झड़पें हुई थी। गोरखालैंड की मांग को खारिज कर देने के बाद राजीव गांधी की साल 1987 में बुलाई गई दार्जिलिंग की सभा में सिर्फ 150 लोग ही पहुंच पाए थे। साल 2008 में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सुभाष घिसिंग को भी उस वक्त दार्जिलिंग छोड़कर भागना पड़ा, जब वहां के स्थानीय लोगों ने उन पर नेपाली अस्मिता और धार्मिक आधार पर फूट डालने की कोशिश का आरोप लगाया। गोरखालैंड का मुद्दा वहां के क्षेत्रीय चुनाव पर भी पूरी तरह से हावी रहा है। यही वजह है कि ठंडे पड़े इस मुद्दे को एक बार फिर से गरमाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। साल 2011 में गोरखालैंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई, जिसके बाद बिमल गुंगरुंग को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर और राज्य निर्माण के मुद्दे पर निकाय चुनावों में 4 में से 3 पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अपनी जीत दर्ज की। पहली बार 5 अप्रैल 1980 को सुभाष घिसिंग ने इस इलाके को गोरखालैंड नाम दिया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाने पर राजी हो गई थी। लेकिन अब बिमल गुंगरुंग के उभरने के बाद हालात खराब हुए हैं। बिमल गुंगरुंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट से अलग होकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बनाया, जिसके बाद गोरखालैंड की मांग तेज हो गई। गोरखालैंड में जो इलाके आते हैं वो हैं बनाहरहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चालसा, दार्जिलिंग, जयगांव, कालचीनी, कलिम्पोंग, कुमारग्राम, कांग्रेस क्रॉसिंग, मदारीहाट, माल बाजार, मिरिक और नगरकाटा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं सलमान खान की। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पूरे देश में गुस्सा है। जंग का जो लोग आदेश देते हैं उन्हें बंदूक देकर जंग के मैदान में भेज देना चाहिए, सलमान खान ने ये कहा है। दरअसल सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन के दौरान कहा कि जो जंग की वकालत करते हैं उन्हें लड़ने के लिए भेज दो। ये बात उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव है उसके बारे में कही है। उन्होंने ये भी कहा कि बंदूक थामते ही उनके पैर कांपने लगेंगे। सलमान ने कहा कि जंग से दोनों देश को नुकसान होता है, लेकिन सलमान खान ने ये बात जिस वक्त कही है वो वक्त सही नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और अब तक हमारे न जाने कितने सैनिक शहीद हो चुके हैं और इसी वजह से हमारे सेनाध्यक्ष को बार बार कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देना ही होगा। लेकिन इसी बीच सलमान खान का ये डायलॉग शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़कर ही आएंगे। हम पाकिस्तानी फौजियों से परमिशन लेके पाकिस्तान में जाएंगे। सरहद की बंदिशें तोड़ भाईचारे और प्यार मोहब्बत की बात करने वाले भाईजान के एक बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। एक कार्यक्रम के दौरान सलमान खान ने
दो देशों के बीच होने वाली जंग पर कहा कि जो युद्ध चाहते हैं उन्हें बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए। सलमान ने कहा कि जो लोग जंग करने के लिए आदेश देते हैं उन्हें सामने कर देना चाहिए। फिर देखिए कैसे एक दिन में जंग खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों के हाथ पैर कांपने लगेंगे और इसके बाद सीधे टेबल पर डिस्कशन होगा, न कि जंग के मैदान में। आई थिंक जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा, पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे और सीधे टेबल के ऊपर आके जो भी डिस्कशन है वो हो जाएंगे। सलमान खान के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान को लेकर सियासत भी गर्मा गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान खान कहना क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, जो देश कदम कदम पर भारत से बैर रखता हो, जो कभी नहीं चाहता कि कश्मीर घाटी में हालात सुधरे? क्या ऐसे नापाक पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। गौरतलब है कि सलमान खान के पिता सलीम खान बीजेपी के बेहद करीबी हैं और सलमान खान पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए सलमान खान की ज़बान को समझा जा सकता है। लेकिन सलमान की ज़बान पाकिस्तान नहीं समझता, इसीलिए जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ आतंकी हमलों से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच आतंकियों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई आतंकी खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं आतंकियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। 6 घंटे के भीतर 6 आतंकी वारदातों से कश्मीर घाटी थर्रा उठी। पिछले कुछ दिनों से भारतीय सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए आतंकी घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी कोशिश के तहत उन्होंने मंगलवार को 6 घंटे के भीतर 6 अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिनमें 12 जवान घायल हो गए। इस वीडियो में दिख रहे हथियारों से लैस ये आतंकी घाटी में कहर बरपाने के इरादे से आए हैं। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में कुछ ही घंटों में एक के बाद एक 6 वारदातों को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि इन्हीं आतंकियों ने त्राल, पुलवामा, अनंतनाग समेत 6 जगहों पर आतंकी हमले किए। खुफिया एजेंसीज के पास इस बात की जानकारी है कि किस तरह पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में स्थित आतंकी कैंप्स के जरिए भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना उन्हें कवर देती है और सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करती है। वीडियो में दिख रहे ये आतंकी कश्मीर घाटी को दहलाना चाहते हैं। उनकी कोशिश सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर ये आतंकी घाटी के युवाओं को बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि हाल के वक्त में सुरक्षा बल बेहद सतर्क हो चुके हैं। घुसपैठ की तमाम कोशिशों को उन्होंने न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि 30 दिन में 30 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। राहुल गांधी को व्हाट्सएप ग्रुप पर पप्पू बताने वाले मेरठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनय प्रधान को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने एक्शन तब लिया जब ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं खबर ये भी है कि कांग्रेस के यूपी चीफ राज बब्बर ने प्रधान को दिल्ली तलब किया है। आम आदमी पार्टी के अंदर की कलह और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हालात ये है कि पार्टी के अंदर सुलगती चिंगारी खुलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास और दिलीप पांडे के बीच सोशल मीडिया पर तकरार दिखाई दे रही है। दिल्ली के पूर्व प्रभारी दिलीप पांडे ने कुमार विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए। पांडे ने ट्वीट कर लिखा, भैया आप कांग्रेसियों को खूब गाली देते हो, पर कहते हो कि राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसा क्यों? 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। करीब 2 करोड़ 5 लाख की लागत से इस नए टर्मिनल का निर्माण हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आई। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मई में घटकर पिछले 5 माह के निचले स्तर 2.17% पर आ गई। मुख्य तौर पर सब्जियों के दाम घटने से महंगाई में गिरावट आई है। इससे पहले दिसंबर में थोक मुद्रास्फीति 2.10% रही थी। 1 माह पहले अप्रैल में ये 3.85% पर और 1 साल पहले मई में ये 0 से नीचे 0.9% पर रही थी।
हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित एक लॉज में बुधवार तड़के आग लग गई। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने लॉज में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अनुपमा रेजिडेंसी लॉज में लगी आग ने इस 8 मंजिला इमारत की पहली 2 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण इमारत की ऊपरी मंजिलों में मौजूद लोग फंस गए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस की सहायता से लॉज में फंसे लोगों को बचा लिया। डूबते कर्ज की मार झेल रहे 2 सरकारी बैंकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पीएनबी और इलाहाबाद बैंक के विलय की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, सरकार कुल 10 बड़े और छोटे बैंकों के भी मर्जर की तैयारी में है। सरकार की कोशिश मर्जर के जरिए ग्लोबल साइज के बैंक तैयार करने की है और इससे एनपीए पर भी लगाम लगाई जाएगी, ऐसी सरकार को उम्मीद है। मोदी सरकार 10 सरकारी बैंकों के विलय की तैयारी में है। भारतीय स्टेट बैंक में 6 बैंकों के मर्जर के बाद सरकार अब कई और पीएसयू बैंकों का विलय करने जा रही है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और इस विलय के लिए 4 बड़े और 6 छोटे बैंक चुने गए हैं। खबरों के मुताबिक पहला विलय 31 जुलाई को इलाहाबाद बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में हो सकता है। खबरों के मुताबिक जिन 6 छोटे बैंकों की पहचान हुई है उनमें यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक शामिल है। इन्हें किसी बड़े बैंक में मर्ज किया जा सकता है। बड़े बैंकों में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के नाम हैं, जिनमें छोटे बैंकों का विलय किए जाने की योजना है। सरकार का प्लान है कि बैंकों के मर्जर के जरिए ग्लोबल साइज के 4 से 5 बैंक तैयार किए जा सके। एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद से ये बैंक दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली कई बार मौकों पर कह चुके हैं कि भारत को वैश्विक स्तर के 5 से 6 बैंकों की जरूरत है। छोटे बैंकों के बड़े बैंकों में मर्ज की खबर के बाद शेयर बाजार में भी हलचल बढ़ गई है। कारोबार में बैंक शेयरों में खरीदारी बढ़ गई है और शेयर भी खासे चढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बढ़ते रेल हादसों और जान माल के नुकसान से निपटने के लिए भारतीय रेल नए और आधुनिक डब्बे ला रही है। भारतीय रेल के रेट्रोफिटमेंट मशीन के नई डिजाइन के 40,000 डब्बे बनाए जाएंगे। इस मिशन पर कुल 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही रेलवे यात्रियों की सुविधा को लेकर खास ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ऐसे अत्याधुनिक कोच तैयार करवा रहा है जिसमें बैठकर आप घर जैसा सुख महसूस कर पाएंगे। हालांकि इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। सुरक्षा और सुविधा को लेकर भारतीय रेलवे हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। सुरक्षा को लेकर जहां रेलवे को अभी लंबा फासला तय करना है, तो वहीं सुविधाओं को लेकर वो जरूर कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त तमाम ट्रेनें देने के बाद अब रेलवे नए और अत्याधुनिक कोच यानी डिब्बों पर काम कर रहा है। भारतीय रेलवे ऐसे नए कोच तैयार करवा रहा है जिसमें अलग टॉयलेट सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रेनों के AC1 और AC2 कोच में अलग से वॉशरूम होंगे जिसमें नहाने के लिए मौसम के मुताबिक गर्म या ठंडा पानी मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक यूरिनल विद टॉयलेट वेस्टर्न होंगे। इसकी बाहरी दीवार रशियन स्टील से बनी होगी। रशियन स्टील काफी पतला होने के साथ साथ काफी मजबूत होता है। ये जगह भी कम घेरेगा जिससे वॉशरूम भी पास में ही बनाए जा सकेंगे। इस तरह के कोच का डिजाइन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO में तैयार किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक पहले फेज में भोपाल सहित देश भर की कोच फैक्ट्रीज में लगभग 1000 कोच तैयार किए जाएंगे। इस योजना का मकसद है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलें और सीधे अपने काम पर जा सकें। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो इस साल के आखिर तक ऐसे कोच कुछ ट्रेन में लगा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। एक बार फिर से चर्चा सलमान खान की कर लेते हैं। राजस्थान के चर्चित कांकणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर के CGM ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अर्जी को CGM ने खारिज कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की जाएगी। दरअसल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भवानी सिंह ने मारे गए हिरण का पहली बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नेपालिया के खिलाफ लूणी थाने में दायर FIR की पत्रावली रिकॉर्ड कोर्ट में तलब करने की अर्जी दी थी और जिस पर सलमान खान के अधिवक्ता ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर मामले को जानबूझकर लंबा खींचने की दलील दी थी। उनका कहना था कि अभियुक्त 20 साल से एक तरह के मानसिक सजा को भुगत रहा है। जोधपुर पाली रोड पर कांकणी गांव में हुए 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे आरोपी हैं।
और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। AIADMK पार्टी चुनाव मामले में गिरफ्तार किए गए दलाल सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेहद ही गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर AIADMK पार्टी चुनाव चिन्ह दोबारा दिलवाने के लिए शशिकला के भतीजे दिनाकरण से डील करने का आरोप है। DMRC ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। DMRC ने 60 करोड़ रुपए दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के ब्याज के तौर पर देने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट DMRC की याचिका पर 19 जून को सुनवाई करेगा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे संत कबीर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर DM द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली संतोष कुमार की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले पर CBI की विशेष अदालत लखनऊ में सुनवाई 22 जून तक टल गई है। विशेष जज SK यादव के अवकाश पर जाने से मामले पर सुनवाई टली। इस केस में आडवाणी जोशी और उमा भारती आरोपी हैं। सोनभद्र के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 54 करोड़ 44 लाख 4 हजार की वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सोनभद्र को नोटिस जारी कर जिला पंचायत और राज्य सरकार से मामले में जवाब भी तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी के यूको बैंक के खाते को जब्त न करने का भी आदेश दिया। और अब बात करते हैं ब्रिटेन में लगी आग की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 27 मंजिला टावर में लगी आग तेजी से सभी मंजिलों की ओर फैल गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 जख्मी हो गए। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ग्रेनफेल टावर के बाहर खड़े लोगों का कहना था कि एक फ्लैट में रखे फ्रिज में ब्लास्ट हुआ और इसी से 15 मिनट में आग सारी मंजिलों पर फैल गई। लंदन की फायर सर्विस इस पहलू की जांच कर रही है। दिल दहला देने वाला ये मंजर ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है। धू कर चलती इस इमारत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस भीषण आग ने कितनी तबाही मचाई होगी। पश्चिमी लंदन की 27 मंजिला ग्रेनफेल टावर में लगी आग में कई लोग मारे गए हैं। इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां 200 दमकल कर्मी घंटों तक मशक्कत करते रहे। लंदन के वक्त के मुताबिक आग देर रात करीब 1:30 बजे लगी। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से भड़की इस आग ने कुछ ही देर में पूरे ग्रेनफेल टावर को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के लिए मशक्कत करते नजर आए तो कुछ ने ऊपर से ही छलांग लगा दी। पुलिस ने कुछ लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। दम घुटने से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 50 से ज्यादा लोगों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पश्चिमी लंदन में बने ग्रेनफेल टावर में 120 फ्लैट हैं जिसमें करीब 600 लोग रहते हैं। इसका निर्माण साल 1974 में किया गया था। ऐसा ही एक हादसा दुबई में 2016 में नए साल के जश्न के दौरान भी हुआ था। बुर्ज खलीफा के पास स्थित 63 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। 20वें माले पर लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को चपेट में ले लिया था। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई थी और 16 लोग जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 147 हो गई है। लैंडस्लाइड्स ज्यादातर भारत की सीमा से लगे गांवों में हुए हैं जिसके चलते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी 12 लोगों की मौत होने की खबर है। इस बीच PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हादसे पर अपना दुख जताया है। साथ ही बांग्लादेश को इस आपदा से निपटने में मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें कि 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से ढाका और चटगांव में बाढ़ है। इनके अलावा रगामती और बंदरबन में भी जान माल का काफी नुकसान हुआ है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से मरने वालों की तादाद 150 तक पहुंच गई है। भूस्खलन ज्यादातर भारत की सीमा से लगे गांव में हुआ है। भारत में भी इस तबाही से पूर्वोत्तर राज्यों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और बांग्लादेश को राहत और बचाव कार्यों में मदद का भरोसा दिलाया है। 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से राजधानी ढाका और चटगांव में बाढ़ सी आ गई है। रंगामती और बंदरबन में भी जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से बांग्लादेश में जोरदार बारिश हो रही है। कई लोग लापता हैं। ऐसे में मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव दल को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में परेशानी आ रही है। इन इलाकों का टेलीफोन और सड़क संपर्क भी टूट गया है। करीब 2 हफ्ते पहले भी बांग्लादेश में मोरा चक्रवात की वजह से 8 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा था। बांग्लादेश काफी घनी आबादी वाला देश है। यहाँ हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। 2007 में चटगांव में हुए भूस्खलन में 127 लोगों की मौत भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और हम हैं देश की बात के आखिरी पड़ाव पर। जानते हैं आज की
देश और दुनिया के इतिहास के बारे में। 14 जून 1777 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैठक के दौरान देश का झंडा चुना था। इस राष्ट्रीय ध्वज में सितारों और स्ट्राइप्स यानी लाइनों को स्वीकार किया गया था और रंग के रूप में सफ़ेद, लाल और ब्लू को चुना गया था। और 17 जून 1907 में आज ही के दिन यूरोपियन देश नॉर्वे में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। और 14 जून 1922 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक के आसिफ का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 14 जून 1928 में क्रांतिकारी चे गुवेरा का जन्म हुआ। चे गुवेरा ने क्यूबा की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 14 जून 1969 में 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पूर्व नंबर 1 टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का जन्म आज ही के दिन हुआ था और सबसे बुलंद सितारों में उनको माना जाता है। सबसे कामयाब सितारों में स्टेफी ग्राफ रही हैं। और भारतीय फिल्म उद्योग में यूं तो कई फिल्म निर्माता और निर्देशक आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं इनकी बात ही अलग थी, इनकी शख्सियत बिल्कुल अलग थी। इनका नाम था कमरुद्दीन आसिफ, जिसे हम के आसिफ के नाम से जाने जाते हैं। के आसिफ को बॉलीवुड का एक ऐसा शाहकार माना जा सकता है जिसने ऐसी काव्य की रचना की जो कालजयी है। के आसिफ ने ही मुग़ल आज़म बनाई थी। 1960 में बनी फिल्म मुग़ल आज़म के लिए इन्हें जाना जाता है। मुग़ल आज़म एक क्लासिक हिट फिल्म साबित हुई जिसका उस वक्त निर्माण किया जाना बेहद मुश्किल रहा और इसमें इतनी कल्पना के आसिफ ने समेटी जितनी शायद ही किसी निर्माता निर्देशक ने किया होगा। फिल्म निर्देशक के रूप में के आसिफ की पहली फिल्म तो फूल थी जो 1945 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन 1960 में आई मुग़ल आज़म को देखने के लिए उस दौर में पहले ही दिन करीब 1 लाख लोगों की भीड़ टिकट के लिए इकट्ठा हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि मुग़ल आज़म किस कदर हिट हुआ था। इसी फिल्म का गीत प्यार किया तो डरना क्या 105 बार रिकॉर्ड किया गया था। 1961 में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1961 में ही फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी इस फिल्म को नवाजा गया। और मुग़ल आज़म के बाद के आसिफ ने अगली फिल्म लव एंड गॉड बनाई जिसकी पूरी निर्माण प्रक्रिया ऐतिहासिक बन गई, लेकिन फिल्म पूरी हो पाती इससे पूर्व ही 49 साल की आयु में 9 मार्च 1971 में उनका निधन हो गया। और ये फिल्म कई लोगों के लिए बेहद दुर्भाग्यशाली साबित हुई। 3 बार इसे बनाने की कोशिश की गई और तीनों ही बार, पहली बार तो के आसिफ का निधन हुआ, उसके बाद फिर से जब इसका निर्माण शुरू किया गया तो इसकी हीरोइन का निधन हो गया निम्मी का, और उसके बाद जब इसके निर्माण को एक बार फिर से बढ़ाया गया तो इसके हीरो रहे संजीव कुमार का निधन हो गया। इस लिहाज से इसे बॉलीवुड का सबसे दुर्भाग्यशाली फिल्म माना जाता है। तो के आसिफ के जिम्मे सबसे सौभाग्यशाली, सबसे हिट फिल्म मुग़ल आज़म का भी नाम है और सबसे दुर्भाग्यशाली फिल्म लव एंड गॉड भी के आसिफ के ही नाम है। लेकिन के आसिफ की जो कलाकारी थी वो देखते ही बनती थी। के आसिफ की खूबसूरत कलाकारी के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं देश की बात में। बस इतना ही। आप देखते रहें APN, जहां खबरों का सिलसिला आगे भी है। नमस्कार।